अभी कार्यक्रम को इस सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिले से जो विशेष अतिथि है पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सूरज जी भावसार से आग्रह करूंगा कि वे आए और सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। मेरा कोई विषय तो नहीं है फिर आप भी विषय सुन भाई साहब, आप विषय पहले जय घोष। माता शीतला की जय, माता शीतला की जय, भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे भारत माता की जय। हम सब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में एकत्रित हुए हैं। इसकी जो रचना थी जिले में भी बताई थी, मंडल स्तर पर भी सबको बताई थी कि एक कार्यशाला में अधिकतम 200 लोग होना चाहिए। और इस 200 लोगों में जैसे आपके यहाँ शक्ति केंद्र कितने हैं? 7 शक्ति केंद्र हैं, तो 7 शक्ति केंद्रों की प्रभारी और उनकी 3-3 की टोलियां। कहाँ जा रहे हो? लेक्चर देके बैठो इधर। वो टोलियां भी बनाई होगी है? तो कहाँ है वो टोलियां? आ गई क्या? 7 शक्ति केंद्रों की टोली आ गई, 4-4 लोगों की है या नहीं है भाई? हाथ खड़े कर लो। है चलो, हाँ नहीं प्रयास करोगे तो आएंगे। वो टोलियां होना चाहिए यहाँ पर, और इसमें सभी जनप्रतिनिधि और हमारे मंडल के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, सारे लोग जो मंडल के अंतर्गत आते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता, सबको इसमें अपेक्षित थे। तो इसी से यदि ये संख्या आप ईमानदारी से इकट्ठी कर लेते, और जैसे मेरे बड़े भ्राता मनोहर जी बहुत शिद्दत वाले नेता है भाई, पर एक जगह इनका मेरा टकराव हो जाता है। वो टकराव मैं आखिरी में बोलूंगा। इनका अपना सोच अपनी जगह सही है, मेरा अपना सोच अपनी जगह सही है। ये बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं के पास समय नहीं है, मेरा कहना पड़ता है कि कार्यकर्ताओं को पीले चावल डालने थोड़ी नहीं कहते कि तुम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो। जुड़ो हो तो तुमको समय भी देना पड़ेगा, टाइम भी निकालना पड़ेगा, और यदि समय नहीं है तो मुक्त हो जाओ, घर बैठो, व्यापार धंधा करो, खेती बाड़ी करो। और समय है, राजनीति के क्षेत्र में जो जितना समय देगा उतना आगे बढ़ेगा। हम युवा मोर्चे में थे, मनोहर जी आप भी रहे हो पार्टी में, 3-3, 4-4 घंटे सलंग शिवराज जी का एकात्म मानववाद पे हमने उद्बोधन सुना है, सलंग एक जगह बैठकर, हिलते डुलते भी नहीं थे। तो जब ये कार्यशालाएं होती है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, उस समय हमारी मानसिकता एकाग्रचित होकर सुनने की होना चाहिए, समयदानी कार्यकर्ता के रूप में होना चाहिए। हम समय देंगे, अरे 24 घंटे है जीवन में, 365 दिन है, रोज काम करना है। तो हम राष्ट्र का व्रत धारण करने निकले हैं, राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के निकले, विश्व गुरु बनाने के लिए निकले, मोदी जी को मजबूत बनाने निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने। तो हमारे पास समय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ यार, सभी समयदानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर समय के उसमें अपने बैठने की प्रवृत्ति और विकसित करना चाहिए। ये सिर्फ थोड़ा सा टकराव मेरे बड़े नेता से रहता है, ये कहते हैं और मैं उल्टी यूं बोलता हूँ, संगठन की भाषा में बोलता हूँ कि भाई सब बैठो, सुनो। सुनोगे, बैठने की आदत डालोगे तो तुम दूसरों को बिठा पाओगे। तुम्हें बैठने की आदत नहीं है, सुनने की आदत नहीं है, तो दूसरा तुम्हारा कोई भी कार्यकर्ता नीचे वाला जिसको तुम एकत्रित करके सुनाने हो, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। अरे छोड़ो, ये तो सुनते नहीं तो अपन क्यों सुनेंगे, ये विषय आ जाता है। चलो इस विषय को मैं समाप्त करता हूँ। निश्चित रूप से आज के इस मंच पर विराजित अभी हम सबका जिन्होंने मार्गदर्शन किया, मनोहर सेठिया जी, मैं इनको सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। इनकी पुण्याई और इनके संघर्ष को हम भुला नहीं सकते हैं। इस क्षेत्र में और जिले में इनकी बहुत बड़ी सक्रियता के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, और इनने विषम परिस्थितियों में संघर्ष भी करा है। उस संघर्ष का भी मैं साक्षी हूँ इनका। जब यहाँ दंगे हुए थे राणापुर में और सूरज रोकड़े एसडीएम थी,
और वो ट्रैफिक रहमान खान करके ट्रैफिक में था ना, क्या नाम था उसका, रहमान साहब, उनने इनके साथ जो बदतमीजी की थी और इनके पाँव पे अटैक कर दिया था, फ्रैक्चर हो गया था। उस समय सबसे पहले जिला अस्पताल में पहुंचने वाला दौलत भावसार था, कुशल क्षेम पहुंचने के लिए, और उस समय आंदोलन भी हमने करा। तो ऐसे तपोतपाए नेता आपको मिले हैं, उनके अनुभवों का लाभ एक एक कार्यकर्ता को लेना चाहिए। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं हमारे बीच। अभी हम सब क्या मना रहे हैं? 300वीं जयंती किसकी मना रहे हैं? आपने मनाई कि नहीं मनाई? मंडल अध्यक्ष जी, 300 जयंती किसकी मना रहे हैं अपन? अहिल्याबाई जी। अहिल्याबाई। तो अहिल्याबाई की जयंती इसलिए मना रहे हैं कि उनका 300 साल पहले जो सुशासन था और उस सुशासन के प्रति आज भी हमारी सरकार और हमारा संगठन समर्पित है, और उसी के प्रतीक हमारी बहन दीपमाला राणापुर के गद्दी पर विराजित होकर प्रथम नागरिक बनकर यह सुशासन देने का प्रयास कर रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए इनका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। और कौन है? नीलेश जी, उपाध्यक्ष, अच्छा, हमारे दिनेश जी राठौड़ पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री। हमारे मंडल के अध्यक्ष कमलेश नायक जी, दिलीप नलवैया जी, सभी पदाधिकारी जितने भी यहाँ बैठे हो, और मातृत्व शक्ति का अभाव दिख रहा है यहाँ मेरे को। दीपमाला जी, आपकी फौज अहिल्या देवी ने दुश्मनों से लड़ने के लिए महिलाओं की सैन्य टुकड़ी बनाई थी, तो तुमको कांग्रेस से लड़ने के लिए एक महिलाओं की सैन्य टुकड़ी यहाँ बनाना पड़ेगी, और यहाँ दिखना चाहिए मातृ शक्ति मौजूद है। ये देवी का मंदिर है और एक देवी बैठी है यहाँ, बाकी देवियाँ गायब है। तो सब देवियों को बुलाओ भाई, कितनी अपनी देवियाँ, टिकट पार्षद कितनी अपनी महिला, तो 6 तो होना थी यहाँ, 6 ले आती तो कितनी हो जाती? तो 36। अपने को 36 का आंकड़ा नहीं करना है, उससे ज्यादा लाना है। 37 हो जाए। ये भैया कहाँ जा रहे हो? दूसरे जाओ। हाँ, नहीं तो मैं इनको बुला लूँ सबको। तो ये इतना होना था मामला। अब मैं ये करो आगे, मेरी शुभकामनाएं, और मनोहर जी ने जो मुझे निर्देश दिया है उसका मैं पालन करूंगा, और मैं मनोहर जी की बात को ऊपर तक पहुंचाऊंगा, हरिनारायण तक और भानु भुरिया तक, कि भाई जल्दी जल्दी बाड़ी यदि बन जाएगी, संगठन खड़ा हो जाएगा, तो आदमी को संख्या लाने में फिर दिक्कत नहीं होती। कल झाबुआ नगर मंडल में 110 लोग थे बाबा, 110 का लक्ष्य ने पा लिया था, हमने गिनती करी सब, तो इतनी संख्या तो एक मंडल में सामान्य हो सकती है, तो करना चाहिए सबका सहयोग से। अब मैं मेरे मूल विषय पे आता, बहुत सारे विषय होंगे, पर्यावरण वाला विषय हुआ होगा। देखो, वक्ता को संक्षिप्त की भाषा मत सिखाया करो, बुलाया है वो वक्ता करके भेजा है ना, तो मेरे को बोलने दो। मनोहर जी भी आज तो सुनेंगे, शांति से सुनेंगे वो। पर्यावरण विषय पे चर्चा हुई होगी, फिर योग पर चर्चा हुई होगी, हुई कि नहीं हुई? विषय रखे कि नहीं कोई ने? फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी पे चर्चा हुई होगी, हमारे जनक के जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के। फिर आपके आपातकाल का विषय तो मेरा ही है, मैं उस पर बोलूंगा, मूल विषय मेरे को वही दिया है। 25 जून 1975 आपातकाल काला दिवस, ये मेरा मूल विषय है, तो मैं बोलूँगा। ये विषय की जानकारी ले लो कि इन सब विषयों पर आपके पास विषय आए होंगे और आपने उसको सुने होंगे। ये क्यों दिए इतने वक्ता, और इनने क्यों बोला अभी सब, कि आपकी टोलियां बन जाए 7 शक्ति केंद्र है, 7 शक्ति केंद्रों पर आपके ये विचार जो यहाँ रखे गए वक्ताओं द्वारा, वो आपको वहाँ बुलाना है। उस टोली के अंदर एक प्रभारी होगा, 3 उनके सहयोगी होंगे, और शक्ति केंद्र पर जब बड़े कार्यक्रम होंगे तो कैसे रचना उसकी खड़ी करना है। तो एक शक्ति केंद्र में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मतदान केंद्र होते हैं, 7 होंगे ज्यादा से ज्यादा। कितने हैं कमलेश जी? 7 मतदान केंद्रों की जो हमने
मतदान केंद्रों की टोली बनाई है 20-20 की, सुन लो मेरी बात, 20-20 की जो टोली बनाई है ना, उन टोलियों के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति शक्ति केंद्र की जो कार्यशाला होगी उसमें जो स्थानीय वक्ता जाएंगे तुम्हारे मंडल के, उनके सामने वो होना चाहिए उपस्थित। ये प्रयास आज से आप चालू कर दो। वो टोलियां देखने के लिए नहीं बनी है मतदान केंद्रों की, उनका उपयोग कैसे करोगे, इस अवसरों पर कार्यशाला में उनको बुलाना चाहिए। तो ये करोगे तो तुम्हारे शक्ति केंद्रों के सम्मेलन मंडल से भी अच्छे हो जाएंगे, मैं तुमको बता रहा हूँ। 21 की टोली वो, और वहाँ रहने वाले पार्षद, वहाँ के महिला कार्यकर्ता, वहाँ के अन्य पिछड़ा मोर्चा सब मोर्चों के कार्यकर्ता और वहाँ के प्रबुद्ध जन, सबको बुलाओ। तो कितनी संख्या हो जाएगी आपके एक शक्ति केंद्र में? 50, 60, 70, 100 तक तो हो जाएगी ना। तो ये प्रयास तुम्हारे होना चाहिए, तो वो आप करेंगे सब, मुझे ऐसा विश्वास है। अब मैं थोड़ा सा वरिष्ठ लोगों का भी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो अपने मूल विषय पे आ जाता हूँ, क्योंकि आप सब बहुत देर से आए हुए हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे को रामेश्वर जी नायक ने 12 बजे का समय दिया था, और कार्यकर्ताओं की मानसिकता मैं समझता हूँ। 12 बजे दिया है तो 12:15, 12:30 बजे तक वो आते हैं, उस हिसाब से मैं निकला। परंतु बाद में अभी मनोहर जी ने बताया कि हमको 11 बजे का समय दिया। अब ये रामेश्वर जी और मंडल अध्यक्ष की मिस्टेक है। मंडल अध्यक्ष को भी जब वक्ता आ रहा है बाहर से, तो उसको बता देना चाहिए कि कहाँ स्थान है, क्या है। रामेश्वर जी को मैं फोन लगा रहे थे तो आप फोन नहीं उठा पाए, तो रामेश्वर जी ने क्या पता किस हिसाब से आपको 12 बाकी कल ही 12 बजे दे दिया था। कल हमने 11 का टाइम डाला, कल से डाल रखा। नहीं, मेरे को कल वहाँ पे आए थे वर्कशॉप में मंडल के, तो 12 बजे दिया। मैंने फिर पूछा, लक्ष्मण जी माता को भी हमने बोलते था 11 बजे का है टाइम। चलो ठीक है। तो ये जिला पद की त्रुटि हो गई, उसके कारण ये मैं विलम्ब से आया, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं अपना मूल विषय पे बोल के अपनी बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि वरिष्ठ नेता का भी आदेश मानना पड़ता है भाई, नहीं तो ये रियासत के मालिक है, इस रियासत में नहीं आने देंगे, ये होना ही नहीं बीमारी। क्यों दीपमाला जी है? तो हाथ से प्रयास भी होना चाहिए थोड़ा सा कार्यशाला, ये तो आदमी बोर हो जाता है, इसलिए मैं हंसाने के भी प्रयास आपसे कर रहा हूँ। अब मैं बहुत गंभीरता के साथ अपने विषय को चालू करूँगा। मेरा विषय है 25 जून को आपातकाल काला दिवस। अब ये संगठन को ये काला दिवस मनाने की आज क्यों आवश्यकता पड़ी? हम विचार करते हैं इस विषय पे, कितना गंभीर विषय है। आज हम सब अनुभव कर रहे हैं कि देश के अंदर एक नैरेटिव फैलाने का काम, नकारात्मक संदेश देने का प्रयास हमारे सारे विपक्ष के दल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं। एक पॉकेट एक डायरी टाइप पॉकेट में वो एक डायरी रख लेते हैं और पूरे देश के अंदर, स्टेट के अंदर और सदन के अंदर घूमते हैं। संविधान, भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तोड़ रही, मरोड़ रही, लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान को बचाओ, और ऐसा करके वो ऐसा एक नैरेटिव पूरा देश में फैला रहे हैं। अब उस राहुल गांधी को ये पता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को, कि हजारों बार उसके खानदान ने, उसके परिवार के लोगों ने सत्ता भोगी है 60 साल तक। देश की आज़ादी के समय से पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश पर काबिज हुए प्रधानमंत्री के रूप में, और उन्होंने सैकड़ों बार कानून को तोड़ा, मरोड़ा और अपने हिसाब से लागू करवा दिया। अभी रामेश्वर जी यहाँ जिक्र कर रहे थे धारा 77 और 35A का, ये भी बिना संविधान की व्यवस्थाओं में लाए, उन्हें डायरेक्ट राष्ट्रपति से बात करके कश्मीर पे लागू कर दी थी धारा 77, और वो भी विभाजन की धारा थी। भारत और शेष कश्मीर को अलग करने वाली वो धारा थी। और इस धारा के पीछे आपको मालूम होना चाहिए कि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस दल के हम पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उस दल के नेता, सर्वोच्च नेता जिनने भारतीय जनसंघ का गठन किया था 1921 में, उन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन करते हुए इस धारा में जो वीजा प्रथा थी उसको हटाने का प्रयास किया। और वहाँ पर तत्कालीन अभी जो
मुख्यमंत्री हैं जम्मू एंड कश्मीर, उनके पिता ने उनको जेल में निरुद्ध कर दिया था और संदिग्ध अवस्था में उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। इस धारा 370 के पीछे एक अच्छा नेता, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने गंवाया है ना, इसलिए इसका बहुत महत्व है। आज उस धारा को हटा दिया गया। फिर आगे की बात बताऊं, आज उस धारा को हटाने के पीछे पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का भिन्न अंग अब बना है सही मायने में। नहीं तो वहां पर पूरे भारत का संविधान लागू नहीं होता था। और संविधान की दुहाई कौन दे रहे हैं? कांग्रेस वाले। और संविधान की धज्जियां कश्मीर में वो उड़ा रहे थे, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही थी, केंद्र सरकार की योजनाएं वहां लागू नहीं हो रही थी। तो ये सब चीजें थी। इन सब चीजों से पार पाने के लिए भारत में एक सशक्त राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत थी और जनता जनार्दन ने उस जरूरत को पूरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में उस सरकार का गठन हुआ और फिर नित नए काम हमारे चालू हुए। और संविधान की दुहाई देने वाली, आपको मालूम होगा, यहाँ लोगों ने नारा दिया, कांग्रेस ने एक जमाने में जब रायबरेली से वो चुनाव जीती थी, उस समय अपने राजनारायण सिंह जी उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर करी। रिट दायर करके उनके चुनाव को चुनौती दी और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का चुनाव खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। उससे तिलमिला गई। और जो राहुल गांधी संविधान की दुहाई देता है, वो भूल जाता है कि मेरी दादी ने अपनी खुर्ची बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए रातम रात संविधान की धज्जियां उड़ाकर पूरे देश के अंदर 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का वो भयावह दृश्य हमने तो भोगा है, हमारे परिवार ने भी भोगा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भोगा है। इतना भय और आतंक था उस वातावरण में। सारे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध, सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध और प्रेस जगत पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक चैनल पर प्रतिबंध, फिल्म जगत पर प्रतिबंध। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों पर प्रतिबंध, कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं बचा था जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। और उनके चाटुकार नारा लगा रहे थे उस समय कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। इस प्रकार का नारा लगाने वाले ये भूल गए कि देश के अंदर लोकतंत्र भी, तो लोकतंत्र को तहस नहस करने वाला वो आपातकाल जिसमें कई परिवार बर्बाद हो गए, कई परिवार, कई संगठन के लोग बर्बाद हो गए और सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को, धार्मिक संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, संघ के प्रचारकों को, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, फिर सारे जितने भी राजनीतिक दल थे उन सारे नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया, यातनाएं देना चालू करी। और जो भी जैसे हिरण्यकश्यप के राज में वो राजा था ना हिरण्यकश्यप, उसके राज में भगवान विष्णु का नाम लेना अपराध हुआ करता था। ठीक उसी तर्ज पर आपातकाल के दौरान यदि हम इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द बोल दें तो उसके खिलाफ बोलना भी अपराध हुआ करता था और जेलों में ठूस दिए जाते थे। वो छोटे बच्चों को भी नहीं देखते थे, सबको जेलों में ठूस देते थे। तो वो दौर भयावह दौर था और उस दौर के दरमियान जो यातनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और परिवारों ने झेली है उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। संविधान को तहस नहस करने वाली वो आपातकाल, और किस मुंह से बोलती है कांग्रेस कि संविधान खतरे में है बीजेपी के राज में। संविधान जितना सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जितना सुरक्षित, जितना व्यवस्थित संविधान के तहत काम हो रहा है, शायद किसी राज्य और केंद्र सरकारों में नहीं हुआ होगा। परंतु संविधान खतरे में है, ऐसा बोल बोल के नैरेटिव फैला के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर कौन देगा? ये कार्यशाला करने के पीछे ही ये हमारा मकसद है कि हमको देना है इसका उत्तर। तो बंधुओं, उस समय मुझे याद आता है कि सारे लोग जेलों में थे। मेरे परिवार के बड़े भ्राता आज दुनिया में नहीं रहे, योगेंद्र भवसार भी जेल में थे, अलीराजपुर जेल में सबसे आखिरी में छूटे, 19.5 महीने जेल में रहे, यातनाएं झेली। मेरी भाभी उस समय गर्भावस्था में थी
और क्या पीड़ाएं झेली, पूरे परिवार पर इनकम टैक्स का हमला हुआ। और ऐसी परिस्थितियों में भाई जेल में परिवार के मुखिया सब जो पालनहार थे हमारे, सब अस्त व्यस्त। और उस स्थिति में संघ के प्रचारक, मनोहर जी बहुत गंभीर विषय बोल रहा हूँ, संघ के प्रचारक इंदौर से पूरा नेटवर्क चलता था उस आपातकाल में, तो उनको इंदौर से और भोपाल से जानकारियां आती थी संघ के माध्यम से, और वो जिलों में जाके देते थे। उस समय मुझे ध्यान में आता है, मैं सब 15-17 साल का हूँगा उस समय, वो श्रीपति जी खेड़पकर प्रचारक थे धार जिले के, और बलराम जी मौर्य, विक्रम जी मौर्य, ये दो प्रचारक वेश बदल के सूचनाएं देने आते थे कि भाई आपको ये करना, ये करना, ये करना। उस समय हमारे पास श्रीपति जी आए, उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि भाई संघ कार्यालय पे सील और छापा होना है और सब सामग्री जब्त हो जाएगी, पुलिस ले जाएगी, उसके पहले इसको खाली करना। हम कई स्वयंसेवकों को बोल चुके हैं, कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो ये काम आपको करना है। दिनेश भावसार और दौलत भावसार के जिम्मे ये काम आया था। हमने कहा कि भाई साहब कर लेंगे। कर लोगे? बोला क्यों नहीं करेंगे, संघ का कार्य। तो बोले भैया जेल में है। मैंने कहा हम भी जेल में चले जाएंगे यदि पकड़ा गए तो। ठीक है, बोले ये काम आपके जिम्मे है। और हमने बड़ा मुश्किल राधा कृष्ण मार्ग में शुक्ला परिवार में संघ कार्यालय था, महिपाल प्रिंटिंग प्रेस के सामने, हमने बड़ी योजना बनाई और एक परिवार को तैयार करा। उसी मार्ग में जैन पोपटशाला थी जहाँ पर पन्नालाल जी धोबी किराए से रहते थे, वो पुलिस लाइन और पुलिस के धोबी थे, कपड़े वगैरह वो पुलिस वालों के धोते थे। हमने उनको ही तैयार कर लिया। मैंने कहा पन्नालाल जी देश हित का एक काम है बड़ा और हिंदुत्व का। बोलो बोलो क्या काम है भावसार? मैंने कहा संघ कार्यालय खाली करना, उनकी सामग्री आपके यहाँ ऊपर रखना है, तो क्या आप पुलिस विभाग से जुड़े हो तो आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। कहाँ रो है? मेरे संघ रो है। तो क्या यार रात में रखोगा कि दिन में? रात में गड़बड़ हो जाएगा, पुलिस घूमे। तो मैंने कहा दिन में रख देंगे। तो बोले ठीक है रख दो। उनको तैयार करा और दिन में बाहर से हमने संघ कार्यालय पर ताला लगाया और मकान मालिक के पीछे के रास्ते से सारा सामान पोटले बांध बांध के मैं और मेरे ब्रदर ने वहाँ रखे और संघ कार्यालय खाली करा। दूसरे तीसरे दिन जब पुलिस वहाँ पहुंची, ताला खुलवाया तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये संघ के स्वयंसेवकों की पहचान होती है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी वो अडिंग रहता है, डरता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। तो ये संघ की एक पहचान, और ऐसे ही कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो बंधुओं, और दूसरा एक किस्सा बताऊं। ये आनंद मार्गियों ने क्या पूरे नगर में पर्चे और वो लगा दिए थे। अब उसमें नाम आ गया दिनेश भावसार का विद्यार्थी परिषद की तरफ से कि इनने चिपकाया। पुलिस ढूंढ रही, एक भाई पहले ही जेल में, एक भाई की नौकरी इन्होंने थानला ट्रांसफर कर दिया कीर्ति भावसार का झाबुआ कोषालय से। इन्हें इनकम टैक्स का छिपा डलवा दिया दुकान पे। कोई कसर न रखी इस परिवार को बर्बाद करने के लिए आपातकाल के। वो पीड़ा हमने भोगी। एक सोनलाल जी दानी, बहुत गरीब परिवार था उस समय, उनके यहाँ फिर सारी व्यवस्था अन्न जल पानी की हमने परिवार ने करी और उनको भी सक्षम करा, खड़ा किया। आज वो सक्षम है। तो ऐसे कई वाक्य, एक वो थे शंकर फणा जी उस दौर में, और भी लोग थे। और उस समय भी एक काम हुआ, जो कट्टरपंथी भाजपा कार्यकर्ता थे, संघ के स्वयंसेवक थे, वो तो झुके नहीं, डरे नहीं और मिटे नहीं। परंतु उस समय एक दौर चला था, आपको मालूम है मनोहर जी, कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम बड़े जोरों पर चल रहा था संजय गांधी और राहुल गांधी के इशारे पे, और धड़ाधड़ पूरे देश में परिवार नियोजन, कोई सी भी जाति पंथ का धर्म का आदमी हो उसका परिवार नहीं करा तो प्रताड़ना झेलो, अंदर जाओ, ऐसे हालत थी। टारगेट दे दिए थे। वो दौर चला। उस दौर से अलग हट के फिर आपको मालूम होगा कि कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। किशोर कुमार फिल्म जगत के जानी मानी हस्ती, उनके गानों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस जगत को बंद कर दिया गया। स्वदेश जैसे राष्ट्रवादी पेपर को भी बंद करा, सारे पेपरों को बंद करा। पूरा आकाशवाणी पर किशोर कुमार और फिल्में सब उसकी बंद कर दी गई। विद्याचरण शुक्ल उस समय प्रसारण मंत्री थे।
तो ऐसे जुल्म जातियों का दौर। और राणापुर में भी हमारे बहुत पुराने साथी थे, गोवर्धन लाल जी परवाल हमारे सीनियर नेता, शांतिलाल जी बंसाली, मोहन सेठ, ये सब परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे, फरार हो रहे थे। कोई गुजरात जाके छुप रहा, कोई मोहन खेड़ा जाके छुप रहा, कोई कहाँ छुप रहा, मतलब पूरे देश में भय का वातावरण। इस दौर से, इस आपातकाल में हम गुजरे हैं और हमने उस आपातकाल को बहुत करीब से देखा है। आज के कार्यकर्ता आपातकाल की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, आपातकाल के उस दौर को नहीं समझ रहे हैं, और क्योंकि सब मीठा मीठा देखने को मिल रहा है, मीठा मीठा खाने को मिल रहा है, कड़वा खाया नहीं कभी। तो ये कड़वा खाने की आदत अभी तुमको पड़ी नहीं है। हमने तो कड़वा भी खाया और मीठा भी खाया, झूठ काहे को बोले, तो दोनों का अनुभव लिया। तो ये मीठा मीठा और कड़वा कड़वा का अनुभव होता है तो वो परिपक्व कार्यकर्ता बन जाता है। निश्चित रूप से ये आपातकाल के खिलाफ जिस प्रकार आज ये कार्यशाला हुई और ये विषय पे मैं बोल रहा हूँ, इसकी गंभीरता को समझना। कहीं फिर से षड्यंत्र चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, और संविधान को लेकर जिनने संविधान का हजारों बार मट्टी पलित करी, धज्जियां उड़ाई, वो संविधान की दुहाई देकर देश की जनता जनार्दन और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। तो हम सबको एक सजग प्रहरी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता होने के रूप में हम सबको तैयार और सजग रहना पड़ेगा। और इसलिए आज जो संख्या है मंडल की, इससे 10 गुना संख्या हमारे शक्ति केंद्रों पर होना चाहिए, तो आपका मंडल का कार्यक्रम सफल और आपकी कार्यकारिणी भी जल्दी गठन हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। यह करना पड़ेगा भाई, कोई प्रयास करे नहीं करे, हम प्रयास करें। मंडल अध्यक्ष का रास्ता आप भी मत देखो, कल्पना मन में कर लो कि एक कार्यकर्ता 5 कार्यकर्ता को लेके आएगा, क्या नहीं संख्या होगी, हो जाती है। संख्या करने का जतन और मन में विश्वास होना चाहिए। हम औपचारिकता करने के लिए मंडलों के कार्यक्रम में नहीं आए, शक्ति केंद्र के कार्यक्रम में नहीं आए, मंडलों की बैठक में नहीं आए। इनने जो चिंता जताई है ना, वो सही जताई है। हम विषम से विषम परिस्थितियों में मनोहर की कितनी संख्या रहती थी, अपने बड़े बड़े सम्मेलन हमने करवा डाले, युवा मोर्चे के, बीजेपी के, मंडलों के। तो अभी तो सब अनुकूलता है। केंद्र में हमारी सरकार, 23 राज्यों में हमारी सरकार, संगठन हमारा विश्व का सबसे बड़ा संगठन राजनीति, और उसके कार्यकर्ता होने के बाद लोग आपसे नहीं जुड़ रहे, मतलब आपकी नेतृत्व क्षमता में कहीं न कहीं त्रुटि है, कमी है, या आप भयभीत है, नए नेतृत्व को अपने साथ जोड़ने के लिए पीछे हट रहे। डरो मत, एक से एक प्रतिभा तैयार बैठी है, सिर्फ उनको जाके बुलाओ, चावल डाल दो, पीले चोखे, अवश्य आएंगे। कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं काम करने के लिए, आने के लिए, पर हम उनके द्वार तक जा नहीं रहे। जाओगे तो आपकी 10 गुना भीड़ियां बढ़ जाएगी। ये राणापुर तो गढ़ रहा, पूरे जिले के अंदर, प्रदेश में डंका बजता था राणापुर का, ये जंक्शन का कोई गढ़ है तो राणापुर है। यहाँ का उदाहरण दिया जाता था। यहाँ पर दिलीप सिंह जी को सुधार दिया इन्होंने उस जमाने में जब वो कांग्रेस में थे। बुचा तड़वी को कुएं में कूदा दिया था, वो सब दृश्य इनको बताते हो कि नहीं आप? कूदा दिया था भाई अंदर, जो बस स्टैंड पे कुआ है वहां, ये स्थिति, बांध के रस्सी में कूदा दिया था, फूल गए थे हाथ पांव उन कांग्रेसियों के। वो राणापुर में संख्या इतनी कम, जहाँ 3-3 बार के जिला अध्यक्ष नेतृत्व करने वाले बैठे हो और वो उनको बोलना पड़ रहा हो, तो ये सब चीजें आपके लिए चिंतन का विषय है, मनन का विषय है। एक एक कार्यकर्ता को चिंतन और मनन करना चाहिए। ये बिल्कुल कड़वा बोल दिया इन्होंने पहले ही कि पार्षद की टिकट मांगना हो, जनपद की टिकट मांगना हो, जनपद की, जिले की और विधायक की टिकट मांगना हो तो संगठन के बाद उमड़ पड़ते हैं, और संगठन की बैठकों को सफल कर रहा हो तो दाएं बाएं साइडलाइन मार देते हैं। तो ये अच्छे कार्यकर्ता की निशानी नहीं है। और आपातकाल जैसे दौर में यदि आप होते तो तुम तो भागी जाते। कहीं ने 20 सूत्री कार्यक्रम में समर्थन लिख के दे दिया था और गिरफ्तारी से बच गए थे, तो वो बेईमान कार्यकर्ता। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबने धैर्यपूर्वक सुना और मैंने भी निर्देश का पालन करा। मनोहर जी का भाषण तो बहुत बड़ा विषय था, पर मैंने उसको बहुत संक्षिप्त में ला के उस विषय को
तुम्हारे सामने रख दिया। और मेरा आप सबसे फिर निवेदन है कि भैया शक्ति केंद्र के सम्मेलन में ये संख्या नहीं होना चाहिए। मनोहर जी, ये जरा आप ध्यान कर लेना। नगर पालिका अध्यक्ष जी, आपका भी चिंतन का विषय है, तुम मालिक हो यहाँ के नगर के, तो संगठन और सत्ता साथ में चलती है बीजेपी में, तो संगठन और सत्ता साथ चलेगी तो कार्यक्रम बहुत सफल हो जाएंगे। तो आप इनकी मदद करो, ये आपकी मदद करेंगे। ये तो मालूम कई बार संगठन नगर पालिका परिषद का ही विरोध करने चल निकला, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं है ना, सब साथ में है क्या? हाँ, बस बहुत अच्छी सूचना है ये। तो ये करके आप अपने संगठन को मजबूत बनाएं और राणापुर का नाम और डंका फिर बजना चाहिए। मेरी ऐसी मन की इच्छा है कि यहाँ से ज्वाला चलती थी बीजेपी और जंक्शन की, तो पूरे जिले में तहलका मचाती थी। राणापुर वो जगह क्रांतिकारी एरिया, 90 नेता ने 9 पत्रकार ने 1 जनता, 99 उसको पहले जनता को परेशान थी। वो गांव है यार, हर घर में एक नेता क्रांतिकारी,